हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आई स्पेस सिम्प्लीफाइड। आज है हमारा 6 अप्रैल करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जो हमारा बेसिक सोर्स होता है करंट अफेयर के लिए वो मैं यूज़ करता हूँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि पीआईबी है। गवर्नमेंट की एक विंडो है जहाँ से आप गवर्नमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो सोर्स मैं यूज़ करता हूँ वो द हिंदू होता है, फिर इंडियन एक्सप्रेस, और जो कर्टल्स होते हैं डिफरेंट वो मैं डिफरेंट वेबसाइट भी यूज करता हूँ। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले 6 अप्रैल करंट अफेयर को। तो सबसे पहले हैप्पी हनुमान जयंती टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है सोलर मैन्युफैक्चरर के तौर में इंडिया जो हो रहा है वो सेकंड पोजीशन पे आने वाला है बाय 2026। ये जो है ना 2026 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बनने वाला है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्राइड है। एक रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे जो भी इंडिया काम कर रहा है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके साथ साथ अगर बहुत ही प्रेजेबल है, एक तो पीएम मोदी जी का भी एफर्ट काफ़ी अच्छा है इसमें, जो अभी गवर्नमेंट है उसका भी बहुत अच्छा एफर्ट है इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अगर हम लोग बात करें सोलर एनर्जी क्या है तो ये एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है, और ये माना जा रहा है कि 2026 तक इंडिया जो होगी वो सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इस बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली ये जो रिपोर्ट दिया गया है ना, आपको यही चीज़ याद रखना है। ये रिपोर्ट दिया गया है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जिसको IBEF फाउंडेशन कहते हैं, उसके द्वारा। और ये बताया गया है कि इंडिया जो होगा वो सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में टिल 2026। ये ओवरटेक करेगा जापान को और ट्रेल करेगा सिर्फ और सिर्फ चाइना से। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना होगा, फिर इंडिया होगा एंड देन जापान होगा। क्लियर है। और यह जो रिपोर्ट है ना वो बताता है कि इंडिया का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंक्रीज़ करेगा 10 गीगावाट, जो कि 2020 में था, अब हो जाएगा 50 गीगावाट 2030 तक। समझ रहे हो, 40 गीगावाट का जो टर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स में डिकेडल ग्रोथ देखा जाएगा। फिर ये जो इंक्रीज़ है सोलर कैपेसिटी का वो एक्सपेक्ट किया गया है कि लगभग 3 लाख जॉब्स को, डायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट करेगा 3 लाख को, और 9 लाख जॉब जो होगा ना वो इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे जो क्रिएशन होगा। अब आप पूछ सकते हो कि सोलर पैनल बनना कैसे जॉब को क्रिएट करेगा सोलर एनर्जी। तो एक बात समझ लीजिए, जो पैनल बनाने वाली कंपनीज होती है वो हो गया, उसके थ्रू जो वर्कर्स उसमें काम करेंगे वो हो गया, प्लस जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हो गए। कुछ सोलर पावर पैनल्स को हम लोग जैसे मान लीजिए सैंडी एरिया में लगाते हैं, जैसे हमारा हो गया राजस्थान के एरिया में। कुछ होता है सोलर पावर प्लांट जिसको हम लोग लगाते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जैसे वाटर के ऊपर लगाते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल अभी बनाई गई है, साथ में ही वर्ल्ड में कहाँ पे है ये भी बताइएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर ले बजट अनाउंसमेंट की, तो लगभग 19.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ दिया गया है फॉर हाई इफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में सोलर मॉड्यूल्स में। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी एफर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इंडिया की। अगर हम लोग सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। अब कुछ मिशंस आपको याद रखने होंगे, कुछ जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको याद रखने पड़ेंगे। आप उसको मेंस में डाल सकते हो या फिर कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात करें कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन है, NSM है। साथ में ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ को, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स को जो कि प्रमोट करता है डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मान लो कि आप अपने रूफटॉप पे एक सोलर पैनल लगाते हो, ठीक है, तो आपके जो रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाते हो तो उसकी जो खर्च आएंगे ना उसका मान लो 30% गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट का एक रन थ्रू है, जिसके थ्रू जो स्कीम्स होंगे वो इंडिविजुअल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में ही इसी के साथ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, PLI स्कीम्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी प्रोडक्शन यूनिट पे काम करना चाहते हैं और वो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी से रिलेटेड है तो उसमें इंसेंटिव्स दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इस स्कीम के तहत अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने अनमार्क किया है बजट लगभग 4500 करोड़ का, दैट इज $600 मिलियन का, फॉर द सोलर PV सेगमेंट, जो PV फोटोवोल्टिक सेल होता है उसके लिए। और याद रखिएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 10 गीगावाट एक्सपेक्टेड है। अब मैं आपको बताता हूँ PV सेल होता क्या है। बेसिकली क्या है ना, ये फोटोवोल्टिक सेल होता है, इसमें ग्रिड्स बने होते हैं,
इसका मेन काम मैं आपको समझा देता हूँ। जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट की एनर्जी हम लोग निकालते हैं E=H न्यू, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग लिखते हैं hc/λ, ठीक है, hc/λ। अब क्या होता है कि फोटो वोल्टेक जो सेल होता है ना, उसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मतलब क्या, एक डेफिनेट एनर्जी से, अगर एक डेफिनेट एनर्जी से किसी भी एक प्लेट पे एक सनलाइट या किसी भी एक डेफिनेट एनर्जी से उस पर फॉल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल को लूज करके और बाहर की तरफ आता है, ठीक है ना। तो अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जानेंगे हम लोग। डायोड एक्टिविटीज़ करता है, डायोड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं पीवी सेल में, मॉड्यूल सेल, सिल्वर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं, जो हमारे चैनल पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा। करंट अफेयर अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो ग्लोबल डिमांड हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो मार्केट है उसकी साइज़ की बात कर लेते हैं 2021 से 2030 के बीच में, $, बिलियन में, ठीक है ना। तो देखिए 2021 में लगभग $952.16 बिलियन था इसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए हम बात कर लेते हैं 2030 में, तो ये लगभग हो जाएगा $1998.03 बिलियन, ठीक है। अभी की हम लोग केस देख लेते हैं तो लगभग $1117.04 बिलियन है। तो ये जो कर्व है ना, आपको देखिए बढ़ ही रहा है। तो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है ना, वो आने वाले दिन में बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपको लगता है कि स्टार्टअप करना चाहते हो, तो एक ना एक नज़र आप पीवी सेल पे जरूर देना, ठीक है ना। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही बूम करने वाला है। इसको और सेमीकंडक्टर को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया करंट अफेयर देखते हैं। न्यूजीलैंड की हैं किम कॉटन, वो बनी है पहली फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 मैच। तो वो जो किम कॉटन हैं वो बनी है पहली फीमेल अंपायर जिनको ऑफिशिएट किया गया है मेंस के T20 मैच में, ठीक है ना। मेंस के T20 मैच में ऑफिशिएट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि ऐसा एम्पायर में ऐसा क्या हो गया जो इतने दिन बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई फीमेल T20 वर्ल्ड कप को में अंपायरिंग कर रही है, ऑफिशिएट की गई हैं। तो देखिए 5 अप्रैल को सेकेंड T20 मैच हो रहा था श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड के बीच में ड्यूंडिन में। तो किम कॉटन जो है उनको बनाया गया पहली वुमेन जो सर्व करेंगे ऑन फील्ड अंपायर इन द मेंस इंटरनेशनल मैच। इससे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो एक थी क्लेयर पोलोसैक जो बनी थी पहली वुमेन जिनको ऑफिशिएट किया गया था मेंस टेस्ट मैच में। याद रखिएगा टेस्ट मैच की अगर बात करें तो क्लेयर पोलोसैक थी और इनको बनाया गया था एज ए 4th अंपायर ड्यूरिंग द 3rd टेस्ट ऑफ द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बीजी ट्रॉफी जो होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, सिडनी में। ये हुआ था जनवरी 2021 में। इसी के साथ साथ अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात कर ले, रणजी ट्रॉफी एक टूर्नामेंट है जो हेल्ड होता है दिस ईयर, जो हेल्ड हुआ था इस ईयर। फीमेल अंपायर जिनका नाम था वृंदा राठी, एन जनानी एंड वी गायत्री, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था जो पहली वुमेन परफॉर्म बनी थी ऑन फील्ड पे अंपायरिंग ड्यूटीज़ को इस टूर्नामेंट में, रणजी ट्रॉफी में, ठीक है ना। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। वुमेन एम्पावरमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो और एग्जाम में तो आना ही है ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पे, ठीक है। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ये क्लिपेट लिया, बहुत अच्छा था तो मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे कट कर लिया। तो देखिए बनारसी पान और लंगड़ा आम, ठीक है ना, इन दोनों को बनारस में GI टैग मिला है। GI टैग स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मतलब क्या होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मिथिला मखाना है, उसको अगर मिथिला के रीजन में उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है तो आप पूरे इंडिया में किसी भी पार्ट में उस मखाना को मिथिला मखाना के नाम से सेल नहीं कर सकते हो। यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट, you have some rights to sell that products in any area of India, but there is some restrictions that is overloaded on that concept कि आपको ये है कि आप उस मिथिला मखाना को उस सेम नेम से कहीं नहीं बेच सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपको प्रॉपर अपील्स लेना पड़ेगा, प्रॉपर आपको आइडिया लेना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए, ठीक है ना, और साथ साथ में परमिशंस भी लेने पड़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी के जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं। बनारसी पान को मिला है GI टैग जो सिग्निफाई करता है उसकी यूनिक आइडेंटिटी को और ओरिजिन को। याद रखिएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ, किसी एक खास जियोग्राफी में, किसी एक खास एरिया में रीजनल इंपॉर्टेंस है उसका और वो उसी रीजन में ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करें तो बनारसी पान का तो इसको GI टैग दिया गया है जो कि यूनिक आइडेंटिटी एंड ओरिजिन को बताता है। इसके साथ साथ 3 और भी फूड आइटम्स को दिया गया है वाराणसी रीजन में ही, जैसे बनारसी लंगड़ा मैंगो, लंगड़ा आम जिसको हम लोग कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। रामनगर भांटा बैगन होता है ना, ब्रिंजल, वो तो रामनगर के, एंड साथ में ही आदम चीनी राइस होता है, आदम चीनी राइस, उसको भी दिया गया है GI टैग।
बनारसी पान तो आपको पता ही है, खाई के पान बनारस वाला स्टोरी भी है, गाना भी है, हर चीज़ है। तो बनारसी पान जो बहुत पॉपुलर है, माउथ फ्रेशनर यूज़ होता है। और बीटल लिव्स, वही जो पान का पत्ता होता है, बीटल नट जो हम लोग कसेली यूज़ करते हैं, साथ में जो चूना कत्था यूज़ करते हैं, स्लेक्ट लाइम, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स, सॉरी। चलिए अब हम लोग जानते हैं बनारसी पान के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, हेरिटेज का, जो बनारस सिटी है उसका, ठीक है ना। साथ में आप बनारस जाओ तो बनारसी पान जरूर खाना, वहाँ की लस्सी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जरूर से जरूर। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये इसकी जो ओरिजिनेशन है ना वो मुगल सिरा का है। अब आप मुगल्स को एनसीईआरटी से तो हटा सकते हो, लेकिन आप लोगों की जुबान से नहीं हटा सकते हो, ठीक है। बहुत ही तहजीब वाली लैंग्वेज है मुगलई जो लैंग्वेज है, मुगलई बहुत सारा चीज़ है। जैसे मान लीजिए मुगलई गार्डन का भी फॉर्मेट था, जो जिस गार्डन का नेम चेंज हुआ ना वो भी मुगलई फॉर्मेट था। और कुछ चीज़ों को जो ओरिजिनेशन होता है उसको मेरा मानना है कि उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं ये 4 प्रोडक्ट जिसको इंक्लूड किया गया। तो टेक्स द टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स प्रोडक्ट फ्रॉम द काशी रीजन अलोन इज 22। तो काशी वाला रीजन, ये 4 जो जीआई टैग को इंक्लूड किया गया है उसकी वजह से 22 जीआई टैग्स हो गए काशी वाले रीजन से। अब हम लोग बात करते हैं, ये बताता है कि वो जो उनका कल्चर है वो काफ़ी रिच है, कलिनरी हेरिटेज ऑफ द रीजन, क्योंकि इतने सारे जीआई टैग्स मिल रहे हैं, मतलब क्या है, कल्चरली बहुत रिच है वो जगह, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें जीआई टैग की, तो ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, साथ में प्रमोट करता है टूरिज्म को, और इंक्रीज करता है डिमांड फॉर बनारसी पान एंड अदर जीआई टैग प्रोड्यूस फ्रॉम दैट रीजन, ठीक है ना। कोई भी आदमी अगर मिथिला जाता है तो वो पहले बोलेगा, अच्छा वो इंडिया में सुना रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में जीआई टैग मिथिला मखाना को मिला है, तो सबसे पहले जगह रही ये तो वही जगह है ना जहाँ मिथिला मखाना मिलता है। जैसे मुजफ्फरपुर की लीची बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना, जैसे दार्जिलिंग टी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, दार्जिलिंग टी जो था वो सबसे पहले दिया, वो पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सब आपसे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और वहाँ के कोई भी जीआई टैग्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग्स हैं उसको ग्रांट्स कौन करता है एंड रेगुलेट कौन करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है वो एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको आईपीआर्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यह होता है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के द्वारा। साथ में हम लोग बात करें WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जो कि प्रोटेक्ट करता है जितने भी जीआईज हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे। तो याद रखिएगा WTO का एक एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड पे, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ट्रिप्स कहते हैं। उसके फ्रेमवर्क में प्रोटेक्शन ऑफ जीआई टैग्स के को इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। अब आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि WTO की मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जीआई टैग्स जो होता है वो गवर्न किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा, जिसको इफेक्ट में लाया गया था सितंबर 2003 से। अगर हम लोग बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो था ना इंडिया में जो रिसीव किया था जीआई टैग को, वो था आपको दार्जिलिंग टी, जो विच वॉज गिवन जीआई टैग इन द ईयर 2004-05। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि हिमाचल की एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था यूरोपियन मार्केट में, यूरोप की जीआई टैग दिया गया था। 2 दिन पहले ही करंट अफेयर मैंने बताया था, आपको अगर याद होगा तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, एक है आपको बशोली पेंटिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलैरिटी है इसकी, जिसको कहाँ से बिलोंग करती है बशोली पेंटिंग, ये आपको बिलोंग करती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और एक है आपको लद्दाख की वुड कार्विंग जिसको लद्दाख में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। बशोली पेंटिंग फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वुड कार्विंग जो है उसको जीआई टैग दिया गया है लद्दाख में। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस जो होता है जीआई टैगिंग का प्रोडक्ट्स का, वो स्टार्ट किया गया था बेसिकली नाबार्ड के द्वारा, ठीक है ना। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपको पता होगा यह जो बैंक है वो इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ पे आरबीआई फुल्ली फंक्शनल नहीं हो सकती है गांव में, विलेज में, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पे नाबार्ड एक तरीके से सब्सिडियरी एपेक्स बॉडी की तरह काम करती है, ठीक है ना। नाबार्ड की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इसकी जो ब्रांचेज है वो इंडिया के हर एक पार्ट पे लगभग है, ठीक है ना।
चलिए अब आगे चलते हैं। तो नाबार्ड जो है वो जीआई टैगिंग के प्रोडक्ट्स को प्रोसेस ऑफ जीआई टैगिंग जो है वो प्रोडक्ट्स का स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा। कंसल्टेशन किसका था? कंसल्टेशन एंड सपोर्ट जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का था। डिपार्टमेंट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का था। दिसंबर 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। लद्दाख वुड कार्विंग की बात कर ले, यह बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली बुद्धिस्ट जो कंट्रीज़ है ना वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, बुद्धिस्ट कंट्रीज में, ठीक है ना। पर्पस इसका रिलीजियस, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल पर्पस है बुद्धिस्ट कंट्री में, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा जीआई टैग्स के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, गर्मी आ गई है, और गर्मी आ गई है तो एक न्यूज़ तो हम गर्मी की न्यूज़ तो आएगी ही, ठीक है। तो तेलंगाना ने है ना, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये कूल रूफ पॉलिसी लाए हैं 2023 से लेकर 2028, दैट इज़ 5 ईयर प्लान है इनका, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान है, और ये प्लान है आपको कूल रूफ पॉलिसी, ठीक है ना। कूल हेड पॉलिसी नहीं, कूल हेड पॉलिसी हमें अपने लिए लाना है, कूल रूफ पॉलिसी लाया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। अब बेसिकली इसमें है क्या ना, देखिए कंपल्सन किया गया है। जैसे मान लीजिए रूफ्स जो हम लोग बनाते हैं तेलंगाना में, रूफ्स जो गवर्नमेंट, जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है ना, उसको वैसे मटेरियल से डेवलप करेंगे, वैसे मटेरियल से बनाएंगे जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट्स देता है, और उनको यूज़ करेंगे हम लोग बेसिक तेलंगाना के मेजॉरिटी ऑफ ऑफिस में, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कूल रूफ पॉलिसी 2023 से लेकर 28, ये 5 साल 5 ईयर प्लान है, ठीक है ना। पहले जो ये स्टार्ट किया गया है वो CDMA ऑफिस है, ठीक है ना, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कोऑपरेशन ऑफिस है वहाँ से स्टार्ट किया गया है तेलंगाना के। अगर हम लोग बात करें तो ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है स्टेट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। स्टेट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये पॉलिसी जो है वो एम करती है बेसिकली स्टेट वाइड एडॉप्शन होगा कूल रूफ्स का, जिसको बनाया जाएगा मैंडेटरी होगा इंस्टॉल करना कूल रूफिंग मटेरियल्स का यूज़ करना, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स, वैसे पेंट्स जो सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ में ही टाइल्स और सीट्स का यूज़ करना। अब इससे क्या होगा, तो हीट रेजिलिएंट होगा बिसाइड्स, और ये क्या है, साथ साथ में एनर्जी कंजम्पशन को भी रिड्यूस करेगा। मानिए किसी भी रूफ पे अगर हम लोग हीट रेजिलिएंट या फिर हीट रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगा रखे हैं या फिर पेंट्स लगा रखे हैं, तो उस घर में एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। हीट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो ट्रैप होकर E=hc/λ आता है, वो ट्रैप कम होगा। ट्रैप कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, जिस तरीके से ओजोन लेयर होता है, ठीक है ना। तो हीटिंग कम होगा तो हमें AC कूलर फैन की कम रिक्वायरमेंट होगी और एनर्जी सेविंग होगा हमारा, ठीक है ना। तो बेसिकली यह 5 ईयर पॉलिसी है। सबसे पहले फोर्स में लाया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लाया गया है, और साथ में ही इसको कंटिन्यू किया जाएगा मार्च 31 2028 तक। कूल रूफ पॉलिसी जो है उसको मैंडेटरी किया गया है सारे गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स की में, रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द एरिया दे आर बिल्ट इन। मतलब कितने भी बड़े एरिया में बने हुए हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, नॉन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गए, उसमें उनको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये था हमारा कूल रूफ प्लान, तो हम लोग को कूल हेड रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो हर साल आती है 2022 के बारे में। कर्नाटका टॉप किया है स्टेट में, तो हम लोग जानते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है वो रिलीज किया गया है न्यू दिल्ली। कर्नाटका यहाँ पे कर्नाटका होगा, ठीक है ना, मिस्टेक है थोड़ा। ये टॉप किया है लिस्ट में स्टेट में, और यूटी स्टेट एंड यूटी में जस्टिस को प्रोवाइड करने में कर्नाटका टॉप पे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि किस पैरामीटर पे इसको देखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स की। तो आखिर किस पैरामीटर्स पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR को पेश किया जाता है। तो ये जो स्टडी है ना वो रियलाइज़ करता है ओवरऑल स्टैटिस्टिक पे 4 पिलर्स जो हमारा है जस्टिस का, उस पे, जैसे पुलिसिंग सिस्टम पे, जुडिशियरी पे, प्रिजन्स एंड लीगल एड पे, ठीक है ना। किस तरीके से जुडिशियरी वर्क कर रही है, पुलिसिंग वर्क कर रही है, प्रिजन्स पे कैसा काम हो रहा है, लीगल एड लीगल सपोर्ट कैसा मिल रहा है। अब जैसे जस्टिस रिपोर्ट आया है तो कुछ डाटाज बाहर आए हैं निकल के, ठीक है। डाटा में जैसे शॉर्टेज ऑफ जजेस के बारे में पता चला है। जैसे जो हमारा रिपोर्ट आया ना दिसंबर 2022 को जो रिपोर्ट आया उसमें ये पता चलता है कि हाई कोर्ट जो है ना वो फंक्शन कर रहा है 778 जजेस के साथ। टोटल रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितना है जो जजेज हैं उनका, इसमें 1108, मतलब 1108 चाहिए था, 1108 चाहिए था, और 778 जजेस के साथ ही हाई कोर्ट रन कर रहा है। आप समझ लीजिए इतना शॉर्टेज क्यों है, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होता, ये समझ नहीं आता है। अब हम लोग बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जो फंक्शनल होता है, तो अगर हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बात करें तो अभी है 19,288 जजेस हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना है, रिक्वायरमेंट है 24,631 जजेस। सोच लीजिए इतना डेफिसिट क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डाटाज को ध्यान रखना है थोड़ा, कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जब इतने जजेस कम होंगे, जब फंक्शनैलिटी इफेक्टेड होगा,
जब वर्कर्स एब्सेंट होंगे तो कहाँ से केस क्लियरेंस होगा? क्लियरेंस रेट तो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग रिपोर्ट की बात कर ले तो हाई कोर्ट आर सेटलिंग मोर केसेस देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बिल्कुल, हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहा है। अगर हम लोग सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर ले तो हाई कोर्ट ऑफ केरल जो है वो, केरल एंड ओडिशा, वो हाईएस्ट केस डिस्पोजल रेट है लगभग -156%, सॉरी रेट्स हैं 156% एंड 131% रेस्पेक्टिवली। तो अगर सबसे हाईएस्ट केस डिस्पोजल रेट की बात करें, मतलब केस कितना ज़्यादा डिस्पोज हो जा रहा है, तो वो है आपको केरल एंड ओडिशा का। वाइल द हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान जिसकी 65% है एंड बॉम्बे की 72% है, ठीक है ना। इन दोनों की लोएस्ट है रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट में, ठीक है। कर्नाटका रैंक फर्स्ट अमॉन्ग 18 लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट्स विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस। अगर हम लोग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट किया है 18 लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट में, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तमिलनाडु जो है उसकी रैंक सेकंड है, तेलंगाना की रैंक थर्ड है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार तो आपको समझ में आता ही है अब चीज़ें। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में 18th पोजीशन है। देखिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कुछ बुराई है या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना होना, ठीक है। अगर आप, अगर आप जाओगे, ठीक है, इस जगह पे, तो कहीं कहीं क्या होगा ना, आप जाओगे अगर उनको बुराई बताओगे ना कि आप में हम में ऐसा चेंज चाहिए, तो वो ईगोइस्टिक हो जाएंगे, वो आपसे लड़ने लगेंगे, इशू करने लगेंगे। अरे ऐसा कैसे, आप ऐसे कैसे बोल दिए, ये तो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आपको पता नहीं है आप किस तरीके से सफ़र कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कर रहे हो कि आप में एक्सेप्टेंस रेट नहीं है। एक्सेप्टेंस रेट लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यूपी जो है वो 18th पोजीशन पे है, बॉटम से टॉप किया है, ठीक है। अगर हम लोग स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम टॉप किया है। सिक्किम जो है वो हमारे इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। और हम लोग बात करें इसके साथ 7 स्मॉल स्टेट्स विथ लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन की बात करें तो अरुणाचल, उसके बाद फिर गोवा जो है वो बॉटम में है 7th पोजीशन पे। 7 छोटे छोटे शहरों की बात करें तो सिक्किम टॉप पे है, उसके बाद अरुणाचल है और सबसे पीछे गोवा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। अब देखिए, अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम पे जाना, ठीक है, @IAS PCS सिंप्लीफाइड पर जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ से आप PDF ले सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा कर सकते हो मुझे, सेम @ISP सिंप्लीफाइड सर्च करना, मिल जाएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू। आज बहुत लेट हो गया करंट अफेयर बनाने में, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसे भी मेंटेन रहे।